नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूं और मैं कुछ न कुछ विचार आप सभी को देने की कोशिश करता हूं। मार्च एंड अभी लगभग 2 महीने बाकी है और मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा उससे शायद 2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अगर इंटरनल सिस्टम्स को हिला दोगे या फिर आपके पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर हिला दोगे तो शायद मार्च 24 में मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ उसका एडवांटेज मिलेगा। मार्च 23 में भी ले सकते हैं क्योंकि अभी भी 50-60 दिन बाकी है। दिस वीडियो विल बी एयर्ड इन दी लास्ट वीक ऑफ जनवरी, सो यू विल प्रॉब्ली गेट 2 months टाइम। आई एम टॉकिंग ऑफ इम्प्रूविंग the non-interest income of the bank. There are very few opportunities for the urban cooperative banks to improve the non-interest income. वो प्रोसेस फ़ी, चार्जेस, कमीशन ये बात छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि प्रोसेस फ़ी या फिर चार्जेस आप जो लेते हैं, कमीशन जो आप लेते हैं, वो ऑन पार विथ द इंडस्ट्री नॉर्म्स आपको लेना पड़ता है। और फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूछती है अगर आपने वो चार्जेस नॉन डिस्क्रिशनरी मेथड के हिसाब से अगर आप चार्जेस लगाते हैं तो कोई परेशानी नहीं तो आपके बैंक का, आपके बोर्ड का हर एक डिसीजन वो चैलेंज हो सकता है। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर्स अपने को गोल नहीं पा रहे हैं। लगभग 10 साल हो गए इस सब्जेक्ट को। मुझे याद है कि 2008-9 के आसपास बैंक इंश्योरेंस का कंसेप्ट आया, जिसमें लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस करना, ये बैंकों को उन्होंने परमिशन देना चालू कर दिया था। लगभग बहुत सारे बैंक किसी न किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। दे हैव अ corporate agency with these companies. Over the years, what IRDA did, Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA allowed the corporate agents to have a corporate agency tab with 3 companies, 3 in life and 3 in non-life. इसका मतलब ये है कि आपकी बैंक 6 कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेच सकती है और कमीशन कमा सकती है। देखा ऐसे गया है कि नॉन इंटरेस्ट इनकम अगर 4-5% तक है तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन आप बड़ी बैंकों को आप देखिए 10-11% के ऊपर उनका नॉन इंटरेस्ट इनकम होता है। और हम लोग वहाँ कहीं पे भी पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग शायद इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते और हमारे एम्प्लॉयज़ भी। मान लो कि आपके पास किसी कंपनी का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टाइप है, तो वो जो टाइप है वो टाइप आपको लीवरेज करना चाहिए। अगर आप लीवरेज नहीं करोगे तो बिज़नेस नहीं होगा। इनिशियल पीरियड में जब ये बैंक इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस हो गया, हर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने, अगर आपने किसी के साथ टाइप नहीं किया तो ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें कमीशन का रेंज बहुत अच्छा है, फ्रॉम 5% to 20%। वो अगर आप कमीशन कमाना चालू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि commission on insurance is a window which can give you a good relief। और अगर ये गुड रिलीफ आप पाना चाहते हैं, आपके P&L में अगर पाना चाहते हैं, ये छोड़ दीजिए, 2 महीने की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगले 12 महीने में आप इसमें इनकम बढ़ा सकते हैं। आपके बैंक के जितने भी एक्टिव कस्टमर्स हैं उनको आप ये बेच सकते हैं। हम कहाँ फेल होते हैं? हम ये प्रोडक्ट बैंकर्स की तरह बेचते हैं। जहाँ पे भी हम लोग ये प्रोडक्ट बैंकर्स की तरह बेचते हैं, हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि सेलिंग अ बैंकिंग प्रोडक्ट इज़ अ डिफरेंट स्किल सेट एंड ऑल योर एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन टू सेल द बैंकर्स प्रोडक्ट। यानी डिपॉजिट के प्रोडक्ट्स है या फिर एडवांसेस के प्रोडक्ट्स है या डिजिटल प्रोडक्ट्स है, मोबाइल बैंकिंग है, ये सब आपके लोग आपके कस्टमर्स को सर्विस के कवर में बेच सकते हैं। इंश्योरेंस इज समथिंग डिफरेंट। इंश्योरेंस इज समथिंग डिफरेंट। व्हाई आई से सो? बिकॉज आप अगर इंश्योरेंस बेचने जाओगे तो
आप जो दाल रोटी कमाते हो, जो डिपॉजिटर एडवांसेस जिसको मैं दाल रोटी कहता हूँ, वो बेसिक बिजनेस आपको को डर लगता है कि वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं, बैंकर्स के कस्टमर्स जो है, वो कस्टमर्स आपको एक ही एंगल से देखते हैं कि भाई ये बैंक है और आप इंश्योरेंस का बेचने लगे हो। जो बदलाव दुनिया में आ रहे हैं, जो बदलाव जहाँ पे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सेल आपके थ्रू होगी। और आपको याद होगा कि हमारे एक्स CGM DG काले में मेरे एक इंटरव्यू में आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि बैंकिंग इज़ गोइंग टू चेंज सब्सटेंशियली एंड द ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज, सम यूरोपियन कंट्रीज, दे हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड प्राइवेट बैंकिंग। यानी एक कस्टमर को, एक तुम्हारा बंदा जो रहेगा वो पूरी बैंकिंग की सर्विसेज देगा घर जाके। ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग जिसे हम कहते हैं ना, वो शायद बंद हो जाएगा, उसमें और 8-10 साल लग सकते हैं, पता नहीं है। लेकिन जब मैं इंश्योरेंस सेलिंग पे आता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग हमारा जो कस्टमर्स का डेटाबेस है ना, उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करते। और वो कहाँ से शुरू होती है? वो आपके KYC से शुरू होती है। And then, if at all you want to sell the bancassurance product, as far as life insurance is concerned, you need to have a strategy. What could be that strategy? Strategy could be, suppose आपके बैंक ब्रांच में 5,000 एक्टिव कस्टमर्स है, 5,000। आप उन 5,000 लोगों को पर्सनली जानना ज़रूरी है। यानी आपकी जो ब्रांच की टीम है, वो 5,000 लोगों को पर्सनली जानना ज़रूरी है। वो लगभग जानते हैं 500 लोगों को, रफली, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ मैं। ये 500 लोग जो होते हैं वो बैंक से प्यार करते हैं क्योंकि उनको सर्विसेज अच्छी मिलती है, कई सालों से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा हम कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। तुम्हारे ब्रांच की टीम को ये करना चाहिए कि आपके जो कस्टमर्स है, उनका जो पर्सनल डेटा आपके पास आता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल होता है वो उसके पास आता है, उसका इस्तेमाल करके आप इन कस्टमर्स के दिल में उतरना ज़रूरी है। दिल में आप कैसे उतरोगे? तो दिल में उतरने की सीधी बात है कि ट्राई टू गो क्लोजर टू द कस्टमर, अंडरस्टैंड द फैमिली नीड्स, अंडरस्टैंड द इनकम बेस, अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज दिस पर्टिकुलर फैमिली इज डूइंग, and then after identifying the needs of that particular customer, identify a insurance product, life insurance product, and then try to sell him, try to pitch him. लगभग हर एक बैंक में जो जिस इंश्योरेंस कंपनी से टाइप होता है, उनका बंदा आता है, बंदा बैठे रहता है। Your people need not know the technical details of an insurance product. That insurance company person will tell him the product, whatever be the product is. आपके बंदों का काम है, बैंक ब्रांचेस में काम करने वाले बंदों का काम एक ही होता है कि लीड जनरेट करना, कंक्लूड करवाना लीड। हमें ये आदत नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज़ को ये आदत नहीं है। आप एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट लेटर को आप देखो, उस अपॉइंटमेंट लेटर में आप कहीं नहीं ये कहते हैं कि आप तो बैंकिंग बिजनेस करोगे, लेकिन यू डोंट मेंशन दैट एनी बिजनेस दैट इज अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव टू बी डन बाय देम। तो ये एम्प्लॉय से सवाल पूछते हैं, हमें इंश्योरेंस बेचने के लिए कहा गया था, कब कहा गया था? तो इंश्योरेंस बेचना आसान होता ही नहीं है। इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैटर, कीप ऑन टॉकिंग। Now if this happens, keep on talking, और अगर मान के चलो कि जो 500 कस्टमर्स है उसमें से 10% लोगों ने आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली, वो तो ऐसे कस्टमर वॉक इन आ गया, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी, ऐसे होता ही नहीं है। यू हैव टू कुक अप द प्रोडक्ट फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, एंड इफ यू कुक अप द प्रोडक्ट, इफ योर एम्प्लॉयज कैन कुक अप द प्रोडक्ट, ही बाइज द इंश्योरेंस फ्रॉम यू बिकॉज ही नोज यू, ही डजंट नो द इंश्योरेंस कंपनी। मैं जानबूझ के किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये जेनरिक वीडियो बना रहा हूँ। ये जो ट्रिक्स है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में चलने वाली है। बैंक इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनियाँ बहुत कुछ देती है, रिवॉर्ड्स देती हैं, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती हैं, ट्रेनिंग देती है, बहुत कुछ करती है। लेकिन हमारे बंदे इसकी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मेरे यहाँ परसों एक इंश्योरेंस का एक फंक्शन हुआ था मेरी बैंक में,
तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई अगर आप इंश्योरेंस बेचना चाहते हो तो हर एक ब्रांच में 1 या 2 ही बंदे इंश्योरेंस बेचते हैं, वो गलत है। यू हैव टू इम्प्रूव दी नंबर ऑफ पीपल हु विल टॉक अबाउट द इंश्योरेंस सेलिंग। तो मैंने उनको ये कहा कि देयर हैज टू बी इंश्योरेंस वायरस विद इन द ब्रांच, so that every employee tries to follow a strategy and sell the insurance product to the customer। ये हुई फर्स्ट फेज की बात। सेकेंड फेज में क्या होता है, कोई बंदा आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है और वो रिन्यू नहीं करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि रिन्यूअल कमीशन पे भी आपको कमीशन मिलता है, कम मिलता है लेकिन आपको मिलता है। तो जिन बंदों को आपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा है पिछले साल, उनका रिन्यूअल टाइम पे होना, ये रिमाइंडर कॉल अगर आपकी तरह से जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनी तो भेजेगी, SMS भेजेगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन तुम्हारा बंदा अगर कॉल करेगा, क्योंकि उसने इंश्योरेंस तुम्हें देख के लिया है, इंश्योरेंस कंपनी को देख के लिया ही नहीं है। एंड एनी इंश्योरेंस कंपनी विच इज हैविंग claim settlement ratio about 97-98% and a solvency about 2%. It's a good company from all the financial angle. There are 28 life insurance companies in the country. आप तो नामचीन लोगों के लिए जाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नामचीन लोगों के लिए जाना। आपको ये देखना है कि कंपनी सर्विस आपको किस तरह से देती है, क्योंकि आपका जो एंड कस्टमर है, वो एंड कस्टमर को वो सर्विस मिलना ज़रूरी है। और नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचोगे, अगर आपको बचना है, आपकी बैंक को बचना है, तो शेयर मार्केट लिंक कोई भी प्रोडक्ट मत बेचो, क्योंकि अगर शेयर मार्केट इंडेक्स से या किसी से जुड़ा हुआ लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आप बेचोगे, मार्केट गिर गया, ये प्रोडक्ट वैल्यू भी कम आ जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। टर्म लाइफ पे आपको ज़्यादा कमीशन नहीं मिलता है। ऑल अदर प्रोडक्ट्स अदर देन टर्म लाइन प्रोडक्ट्स, टाइम लाइन प्रोडक्ट्स, you get good commission ranging from 15 to 22%। 2 महीने आप क्या करोगे? 2 महीने में आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे कितना कमीशन चाहिए। रिवर्स वर्किंग, मुझे अगर 50 लाख का कमीशन चाहिए तो लेट मी टेल यू रफली आपको 2 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करना है। जस्ट जजमेंट आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये मल्टीप्लाई करते जाए, आपको 1 करोड़ का कमीशन कमाना है तो आपको 4-4.5 करोड़ के आसपास पॉलिसी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाएगा ये आपको भी पता नहीं होता है। लेकिन देयर हैज टू बी स्ट्रैटेजी फॉर कमीशन अर्निंग। टारगेट शुड नॉट बी ऑन प्रीमियम एट ऑल। व्हेन यू गिव इंडिविजुअल ब्रांच टारगेट, इंडिविजुअल टारगेट आप जब देते हैं तो गिव हिम अ टारगेट ऑफ अर्निंग्स, सो दैट वॉट एवर एक्टिविटीज दैट यू विल डू, योर बैंक विल गेट द बेनिफिट। इंश्योरेंस कंपनी तो कमाएगा, इंश्योरेंस कंपनी कमाएगा, लेकिन जो गलत फहमी है पूरा प्रीमियम उनका प्रॉफिट मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस अगर प्रीमियम 4-5 साल भरा जाएगा तभी इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू स्टार्ट होता है, उसके पहले नहीं होता है। उनका अकाउंटिंग और उनका प्रोविजनिंग बहुत अलग होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाला मामला है, जिससे आपको नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं। तो देर आर लिमिटेशंस अप टू हाउ मच नॉन इंटरेस्ट इनकम यू विल इंक्रीज, बट इंश्योरेंस इज वन सच विंडो। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। इट इज़ नॉट अ जॉब ऑफ बोर्ड, इट्स नॉट अ जॉब ऑफ मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टर, इट इज अ जॉब ऑफ ऑल योर एम्प्लॉइज। You need to ensure that you continuously talk group wise or individually to all your employees and push them to do or pitch the insurance product। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ऐसा है कि वो ज़ाती मामला हो जाता है, और जब वो ज़ाती मामला हो जाता है, जब तक आप आपके कस्टमर्स को पर्सनली नहीं पहचानते हो, उसकी नीड्स नहीं पहचानते हो, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। नॉन लाइफ के बारे में आसान चीज़ें हैं। नॉन लाइफ के बारे में क्या होता है कि सम एसेट्स आर आइदर हाइपोथिकेटेड और मॉर्गेज टू यू। व्हेन दीज एसेट्स आर हाइपोथिकेटेड और मॉर्गेज टू यू, इनका इंश्योरेंस करवाना एक कंपलसरी कंडीशन आपके सैंक्शन लेटर का होता है। होता क्या है, ये जो बोरोर होता है, रेगुलरली आपसे फैसिलिटी लेता है, उसका कोई नॉन लाइफ वाला बंदा पहचान वाला रहता है, वो उससे ही इंश्योरेंस लेता है। आप क्या करते हो, कंडीशन फुलफिल हो गया, आप ये नहीं सोचते हो कि आपका जिस नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है,
उससे कवर करवाओ। आप ये कंडीशन नहीं डाल सकते हो, माइंड यू कैन नॉट इंसिस्ट that you have to buy non-life insurance covering the assets from falana company. No, you can't do that. But you can convince. You can convince. Commission is lower, but then आप जब भी लोन देते हो आपको उसका कवर मिल जाता है, और आप अगर उसका कवर लेते हो, बोरोवर उसका कवर का अगर पैसा देता है तो उसका कमीशन भी बन जाता है, उसका कमीशन भी अच्छा होता है। So life insurance and non-life insurance are the two windows. Come this period, the business is active. What is the industry trend? पहले 2 क्वार्टर, साल के पहले 2 क्वार्टर, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, business is low. That is the trend. And the third and fourth quarter, business is high. As a matter of strategy, अगर आप इंडिविजुअली लाइफ इंश्योरेंस बेचना चाहते हो तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में आपका बिजनेस अगर नहीं होता है तो वो जिंक्स ब्रेक करने की कोशिश करो। नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर 2 क्वार्टर हम समय कहाँ बिताते हैं? बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन एंड ऑडिट, इसके ऊपर ध्यान नहीं होता। लेकिन आपके पूरे इस 2 क्वार्टर्स में आपका हेड ऑफिस का स्टाफ एंगेज रहता है, ऑडिट में भी और इसमें भी। हालांकि ब्रांच का स्टाफ एंगेज रहता है, लेकिन तुम्हारा जो ब्रांच का जो स्टाफ है, ब्रांच एम्प्लॉय जो है, वो दे कैन कंटिन्यू टू सेल द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इफ दे कंटिन्यू टू सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में आपका जो बजट होगा अगले साल का, उसमें अगर आप 30% या 40% तक सक्सेस अचीव करते हो तो अगले आने वाले मार्च में आपको जो इनकम बढ़ानी है, नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ानी है, उसमें काफ़ी अच्छी सहूलियत हो सकती है। एंड आई फाइंड दैट मेनी मैनेजमेंट्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डोंट पे अटेंशन टू दिस, but you need to pay attention because this is a good business, genuine business. और अगर आपका 5% के ऊपर नॉन इंटरेस्ट इनकम हो जाता है, you are a good bank. You are a good bank. We need profits for the purpose of provisioning. Create a little support from this particular business. If you are successful in doing that, nothing like it. I wanted to remind you that in the last 2 months you need to boost up your profit. Of course, interest income will be the major one. You will suppress the interest expenditure by reducing the rates of interest on deposit. That will be as per the market trend. लेकिन जब रेट बढ़ रहे हैं दोनों तरफ, you have a different problem, and therefore this particular product where sky is the limit, do it collectively, do it for the benefit of your bank, do it. मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कैनवासिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि आपके बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से इंप्रूव होगी, तो ये छोटा छोटा प्रॉफिट करके भी आपका बॉटम लाइन अच्छा इंप्रूव हो सकता है। ये कीजिएगा ज़रूर। अगर आप इसके ऊपर ठंडे पड़े हो, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपका बॉटम लाइन बढ़ने से आपके मेंबर्स भी खुश होते हैं, बोर्ड भी खुश होता है। मैं इसी तरह के कुछ विषय आपके सामने हमेशा रखता हूँ, ताकि अगर आपके बैंक में कोई सब्जेक्ट ठंडा हो गया हो तो उसको गर्म करो। मैं कहने का मतलब है बी एक्टिव, एट द सेम टाइम बी कंप्लाइंट। Reserve Bank of India expects that you should be a compliant bank. Please do that. The purpose of my channel, purpose of the videos which I make is only to make you a compliant bank. अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कोऑपरेटिव बैंकिंग फ्रेंड्स को बताइएगा। These are windows of opportunities and those are required to be encashed. Thank you so much for watching me.